नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल और किसान संगठनों के बीच वार्ता शुरू। सरकार ने किसानों को नए कृषि कानूनों पर अगले 1.5 वर्ष तक अमल रोकने का दिया है प्रस्ताव। सरकार से अगले दौर की बातचीत 22 जनवरी को। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी है खरीफ सीजन में एमएसपी पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी से देश भर के किसानों को हो रहा है लाभ। पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 23.70% की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डिजिटल फार्मिंग और सुविधाओं को लेकर कर रही है काम। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से किसानों को तकनीक से जोड़ने की कवायद। जियो मैपिंग टैग के तहत किसानों को फसल चयन करने की दी जाएगी सलाह। इससे कृषि में वैकल्पिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। देश भर की 1000 मंडियों को जोड़ा गया ई नाम पोर्टल से। ई नाम योजना के तहत 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं शामिल। अब तक करीब 1 करोड़ 66 लाख किसान जुड़ चुके हैं इस योजना से। इस योजना का मकसद वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। और गन्ने की रोपाई के लिए वैज्ञानिकों ने विकसित की नई तकनीक से कच्चे माल के नुकसान को किया जा सकेगा कम। गन्ना है एक वैश्विक औद्योगिक फसल। वैश्विक स्तर पर गन्ने के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी है 17%। इससे गन्ना किसानों को होगा लाभ। और खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल की किसान संगठनों के साथ आज बैठक चल रही है। इस बीच सरकार और किसानों के बीच कल एक और दौर की वार्ता हुई थी, जिसमें तमाम मसलों पर बात हुई। बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक अमल टालने का प्रस्ताव दिया था। अगली बैठक 22 जनवरी को होगी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार हर मसले पर उनकी शंका का समाधान करने को लेकर तैयार है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के बीच वार्ता का अगला चरण बुधवार को हुआ। किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकारी पक्ष के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता हुई। बैठक में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि थे तो सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद थे। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार हर मसले पर उनकी शंका का समाधान करने को तैयार है। हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए। और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर आदेश देने से इनकार कर दिया जिसमें प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने दोहराया कि कोर्ट इस तरह के मामलों में दखल नहीं दे सकता है। दिल्ली पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और अटॉर्नी जनरल इस संबंध में अपने अधिकारियों से बातचीत कर समस्या का समाधान खोजें। हालांकि कोर्ट ने किसानों के वकीलों से कहा कि हम आपसे शांति की अपेक्षा रखते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक नई याचिका पर मामले के सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। एक संगठन किसान महापंचायत की याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति में अन्य सदस्यों को शामिल करने की मांग की गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े ने कोर्ट की तरफ से नियुक्त समिति के सदस्यों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाने पर घोर आपत्ति जताई। सीजेआई ने कहा, एक नई तरह की संस्कृति बन गई है जहां बिना किसी आधार के लोगों की छवि को तार तार कर दिया जाता है। समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाना कोर्ट पर सवाल उठाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने समिति को फैसला लेने का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए उनकी ओर से किसी भी पक्ष के प्रति दुराग्रह का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जस्टिस बोबड़े ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सिर्फ कानून को वापस लेने का ही एकमात्र विकल्प नहीं है। अदालत के पास भी कानून को रद्द करने के अधिकार हैं। मामला अभी कोर्ट के सामने लंबित है।
इस बीच किसानों का आंदोलन जारी है और वो तीनों कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि कृषि सुधार किसानों के कल्याण के लिए हैं और इससे उन्हें फायदा होगा। ओपी यादव के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो किसानों और सरकार के बीच वार्ता चल रही, इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव हैं। ओपी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, अभी क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या किसान समझने को तैयार है? जी संतोष, मैं आपको बता दूं, कल 10वें दौर की वार्ता विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ किसान संगठनों की हुई थी। उसके बाद शाम को कृषि मंत्री ने किसानों को काफी समझाया और उसी के तहत सरकार की तरफ से एक रियायत दी गई कि अगले 1.5 साल तक कृषि कानूनों पर अमल न करके किसानों के साथ एक कमेटी बनाकर उस पर सतत संवाद किया जाए ताकि इस समस्या का स्थायी निराकरण हो। उसी क्रम में आज सुबह 11 बजे जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक एक्सपर्ट पैनल की कमेटी गठित की गई थी, जिसके 4 में से 3 सदस्य जो अभी मौजूद है, तीनों सदस्यों की बैठक शुरू हुई, वो बैठक चल रही है। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान संगठनों की राय जानी जा रही है। जो आंदोलनकारी किसान संगठन है उनसे उनके विचार जाने जा रहे हैं कि इन कृषि कानूनों में आपको क्या खामियां लगती है, क्या आपको भ्रम है और क्या आपकी आशंकाएं हैं, जो आप विस्तार से बताइए। तो उनकी बिंदुवार 1 बाय 1 क्लोज के अनुसार उनकी जो समस्याएं, उनकी चिंताएं, उनकी आशंकाएं, उनका वर्णन लिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ किसान संगठन यहाँ साक्षात भी आए थे, तो उनसे भी इस विषय पे बातचीत की गई है। इसी क्रम में दूसरी तरफ एक बैठक और चल रही है जो सिंगू बॉर्डर पे 2 बजे से किसान संगठनों की चली है। जो कल सरकार की तरफ से किसानों को जो ऑफर दिया गया है, उस पर वो लोग वार्ता कर रहे हैं कि हमें कल की जो 22 तारीख को विज्ञान भवन में जो बैठक होनी पे किस निर्णायक मोड पे हमें ले जाना है, हमें इस पर सहमत होना है या नहीं होना है, या किस स्तर पे हमें सरकार को अपना जवाब देना है। तो कुल मिलाकर किसान संगठनों की जो राय हमने जानी, उनका यही कहना था कि सरकार खुले मन से वार्ता कर रही है और सरकार का साफ स्पष्ट रुख है कि कहीं न कहीं इस आंदोलन को खत्म किया जाए और किसानों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। तो इसी क्रम में बहुत सारे किसान संगठन उत्साहित थे कि कल सरकार ने एक 1.5 साल का जो समय दिया, वो कहीं न कहीं आने वाले समय में किसानों के लिए एक बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड वाली वार्ता रहेगी, जिसमें टेबल पर जब वो चर्चा करेंगे तो कल एक निर्णायक मोड पे दोनों तरफ से वार्ता का रुख रहेगा। बिल्कुल, सरकार खुले मन से वार्ता करे, लेकिन ओपी मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो पक्ष के किसान है या जो विपक्ष के किसान है, क्या पैनल के सामने उनका संवाद हुआ है, उनकी बातचीत हुई है, पैनल के सामने वो पहुंचे हैं? जी संतोष जी, एक्चुअल क्या है कि ये दूसरी ही बैठक थी और पहली बैठक में केवल औपचारिक वार्ता हुई थी जो कमेटी के जो सम्मानित सदस्य हैं उनकी। आज जो बैठक हुई है उसमें एक शुरुआत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी कमेटी है, तो सबको एक साथ बुला पाना संभव नहीं है। लेकिन कुछ चुनिंदा किसान संगठन यहाँ आए थे, बाकी जो रह गए उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया जा रहा है। इसमें पक्ष विपक्ष और आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले दोनों तरह के किसानों को शामिल किया गया है। कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि उसका निजी जो मत है वो इस रिपोर्ट में नहीं रहेगा। जो आप लोगों की जो राय होगी, आपका जो अभिमत होगा, उसी को रिपोर्ट में समाहित किया जाएगा। इसलिए सुबह से जो 40 किसान संगठन है उनके प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हो रही है और जो किसान संगठन कुछ आ गए थे उनसे व्यक्तिगत बात की गई है। तो इस तरह से कमेटी अपना काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी ये कमेटी की मीटिंग खत्म होगी, फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि देश के अन्य हिस्सों में जो किसान कानूनों का समर्थन कर रहे लोग हैं, जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं या एफपीओ प्रतिनिधि है, उनसे भी वार्ता की जाएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रतिनिधियों की भी व्यूज लिए जाएंगे। तो बहुत बड़े स्तर पर निष्पक्ष तरीके से कमेटी की रिपोर्ट आगे बननी है 2 महीने में। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी यादव इस सारी जानकारी के लिए। तो किसान और सरकार के बीच लगातार वार्ता चल रही है और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाया जा सके। जो 3 नए कृषि कानून हैं वो सरकार किसान की बेहतरी के लिए उनकी आय बढ़ाएंगे, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्य अशोक गुलाटी ने कमेटी की पहली बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कमेटी निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपेगी। अशोक गुलाटी से इस संदर्भ में बात किया हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में गठित की कमेटी के सदस्य प्रोफेसर अशोक गुलाटी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे कमेटी किस तरह काम करेगी, कब तक रिपोर्ट दे देगी। सर, ये कमेटी को कितने दिन का टारगेट है और किस तरह काम करेगी? देखिए, 2 महीने का समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है और उस 2 महीने में जो हमारा एक कार्यक्रम चलेगा, आज पहली मीटिंग थी जो कमेटी मेंबर्स के, उसमें किस तरह से हमने आगे बढ़ना है, क्या बातें करनी है, और फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन हमारा 21 से शुरू हो जाएगा और वो कई मीटिंग चलेंगी, 10, 15, 20 मीटिंग्स चलेंगी। फार्मर्स जो पक्ष में हैं और जो विपक्ष में हैं और जो कुछ ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं क्या है। तो फार्मर्स के डिफरेंट रीजन्स में, कई प्रदेशों में
और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, एग्रो प्रोसेसर्स हैं, एग्रो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके क्या विचार हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के क्या विचार हैं। तो ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ लेके उनको कोलेट करके एक ढंग से एनालाइज करके और फिर उसके बेस पे हम अपनी सिफारिश, कुछ रिकमेंडेशन जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को देंगे और ये 2 महीने के अंदर अंदर करना है। जो किसान इस वार्ता में शामिल नहीं है या कह रहे हैं कि हमें इस पर विश्वास नहीं है, उनसे किस तरह संवाद किया जाएगा? देखिए, हम तो हाथ जोड़ के उनसे विनम्रता से उनको कहते हैं जो भी आपके विचार हैं वो अगर आप सामने रखें अच्छा होगा, लेकिन अगर वो नहीं आते तो वो उनकी इच्छा है, वो उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके साथ वार्तालाप शुरू हो। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल के सदस्य प्रोफेसर अशोक गुलाटी, जिनका मानना है कि सरकार और आंदोलनकारी किसानों के साथ साथ कृषि से जुड़े अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ ये संवाद करके उनकी रिपोर्ट लेंगे और 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे समर्थन मूल्य की। देश भर के जो खरीफ की फसलें हैं उनकी खरीदी की जा रही है, अलग अलग राज्यों से खरीदी की जा रही है, समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की लगातार खरीदी कर रही है ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना समेत और कई राज्य जहां पर लगातार किसानों से खरीद की जा रही है उसमें उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, चंडीगढ़ है, जम्मू और कश्मीर है, केरल है। यहाँ पर किसानों से लगातार जो खरीफ की फसल है, खरीफ का जो अनाज है वो लगातार खरीदा जा रहा है। इसके साथ साथ गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी खरीफ की फसल की खरीदी जारी है। मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में भी सुचारू रूप से एमएसपी पर किसानों से उनके जो जिन्स हैं, उनके जो अनाज है वो खरीदे जा रहे हैं। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 569.76 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान की अब तक खरीदी की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 460.10 लाख मीट्रिक टन की खरीद के मुकाबले ये 23.83% की बढ़ोतरी दर्शाता है। 569.76 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से पंजाब ने अकेले 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया था। एमएसपी खरीद से लगभग 80.35 लाख किसानों को अब तक फायदा पहुंचाया गया है, उन्हें लाभान्वित किया गया है। खरीफ विपणन सीजन 2020 के दलहन और तिलहनों की 51.66 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए स्वीकृति भी सरकार ने प्रदान कर दी है। इसका भी फायदा आने वाले दिनों में किसानों को मिलेगा और लगातार देश भर के राज्यों से खरीदी की जा रही है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा यानी कि 12मासी जो फसल होती है 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए भी सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। इसका भी फायदा किसानों को मिलेगा। लगातार खरीफ की जो फसलें हैं वो सरकार लगातार खरीद रही है। गुजरात, तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-21 के दलहन और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन को भी खरीद की स्वीकृति दी गई है और जो सीधा पैसा है किसानों के खाते में पहुंचाया जा रहा है। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर 850 मेगावाट हाइड्रो पावर परियोजना के लिए करीब 5,282 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। एक नए साझा उपक्रम के जरिए इस निवेश परियोजना को मंजूरी दी गई है। परियोजना से करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में सौर ऊर्जा सेक्टर में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक एमओयू पर दस्तखत करने की भी मंजूरी दी गई है। तो सौर ऊर्जा सेक्टर में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इससे रोजगार में वृद्धि होगी। देश भर की 1000 मंडियों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इस योजना के तहत 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। ई-नाम से करीब 1 करोड़ 66 लाख किसान अब तक योजना से जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। पेश है खास रिपोर्ट। साल 2020-21 के बजट में केंद्र सरकार ने देश की सभी कृषि उपज मंडियों को ई-नाम पोर्टल यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ने का वादा किया था। अभी तक देश भर की 1000 मंडियों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इस योजना के तहत 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ई-नाम से करीब 1 करोड़ 66 लाख किसान अब तक इस योजना से जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए 14 अप्रैल 2016 को ई-नाम योजना यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को शुरू किया गया, जिसके तहत देश की सभी मंडियों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत किसान अपनी उपज को देश में किसी भी मंडी में बेच सकता है।
इसके फायदे को देखते हुए किसान तेजी से इसके साथ जुड़ रहे हैं। इस योजना का मकसद है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। अगर गोरखपुर का कोई किसान अपनी उपज बिहार में बेचना चाहता है तो कृषि उपज को लाने ले जाने और मार्केटिंग करना आसान हो गया है। मतलब साफ है कि किसान और खरीदार के बीच से ई नाम ने दलाल खत्म कर दिए हैं। इसका लाभ न सिर्फ किसानों को बल्कि ग्राहकों को भी मिल रहा है। Prosperity to farmers can be ensured by making farm and farming competitive. For this, farm markets need to be liberalized. ई नाम में रजिस्टर्ड होकर किसान अपनी उपज अच्छी कीमत पर अब देश में कहीं भी बेच सकते हैं। अब वे बिचौलियों और आढ़तियों पर निर्भर नहीं रह गए हैं। देश भर में करीब 2700 कृषि उपज मंडियां और 4000 उप बाजार हैं। अब राज्यों की अलग अलग मंडियों के बीच ई नाम से व्यापार हो रहा है। ई नाम योजना के तहत किसान अब ई नाम पोर्टल को डाउनलोड कर देश की सभी मंडियों के भाव देख सकता है और जहां ज्यादा भाव होगा वहां अपनी उपज को अधिक दाम पर बेच सकता है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने गन्ने की रोपाई के लिए नई तकनीक विकसित की है। शोधकर्ताओं ने स्वचालित उपकरण तैयार किया है जिसके प्रयोग से गन्ना किसानों के पैसे और समय दोनों की काफी बचत होगी। पेश है यह खास रिपोर्ट। गन्ना एक वैश्विक औद्योगिक फसल है जो चीनी, जैव ऊर्जा, पेपर, इथेनॉल और बिजली के उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के लिए गन्ने का आर्थिक महत्व काफी ज्यादा है और वैश्विक स्तर पर गन्ने के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 17% है। लेकिन खेती के पारंपरिक तरीकों के कारण किसानों को बीज सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाली गन्ने की डंठल का नुकसान उठाना पड़ता है। गन्ने की रोपाई के पारंपरिक तरीकों से किसानों का समय और उत्पादन लागत दोनों बढ़ जाती है। ऐसे में आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने ऐसा स्वचालित उपकरण बनाया है जो किसानों का पैसा और समय दोनों बचाएगा। नई पद्धति में हम लोग चाहते हैं कि केवल उस आँख को ही जो कि केवल 30 से 35 मिलीमीटर का है उसको काट लिया जाए और काट करके एक जैसे हम लोग सीडर होता है उसी के थ्रू हम लोगों ने खड़गपुर में बनाया है। उसके थ्रू अगर हम लोग उसको बोने की कोशिश करें और जब हम उसको बो रहे हैं तो हम उसको मिट्टी में डालने के पहले उसके ऊपर एक ऐसा छिड़काव करें जिससे कि कोई उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन न लगे और वो अपने ग्रोथ में उसको फायदा होगा। गन्ने की रोपाई के लिए विकसित ये उपकरण जो कि ट्रैक्टर चालित है, इससे किसान रोपाई और दवाओं का छिड़काव दोनों एक साथ कर सकते हैं और इस मशीन से बुआई करने में बीज भी कम लगते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक इससे गन्ने की कलियों की अधिक मात्रा को बचाया जा सकता है और कच्चे माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इमेज प्रोसेसिंग है, ये जो हाई एंडेड टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करके ये हम लोगों ने एक बड कटिंग मशीन बनाई है जिसमें 3 स्टेज में होता है। एक में बड की कटिंग होती है, अलग से उसको कटिंग कर लेते हैं और तब उसको हैंडल करने में भी, उसको पकड़ने में या उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी सुविधा होता है। और जब उस हॉपर में डालते हैं तो उस हॉपर से उसको मीटर कर देते हैं फरो के अंदर और एक फरो ओपनर पीछे चलता है तो फरो ओपनर से वो फरो बनता है, उसमें हम डालते हैं और फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर से वो एक उसको देख लेता है कि कब वो सेंस कर लेता है कि कब वो सीड गिरा या आंखें गिरी और तभी हम लोग उसमें फंगिसाइड डाल देते हैं। गन्ने की रोपाई के पारंपरिक तरीकों में जहां 1 हेक्टेयर क्षेत्र को बोने में 90 घंटे तक लग जाते हैं, वहीं इस स्वचालित तकनीक से महज 15 घंटे में 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई की जा सकेगी। गन्ना रोपाई की ये तकनीक भारत जैसे गन्ना उत्पादक देश में औद्योगिक और स्थानीय स्तर पर उपयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां स्वचालित तकनीकों का प्रचलन कम है। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो ये थी गन्ना रोपाई को लेकर बेहतर तकनीक का प्रयोग। तकनीक से जुड़ी एक और हम आपको स्टोरी दिखाते हैं। कहा भी जाता है कि तकनीक ही तरक्की का रास्ता तय करती है, इसीलिए योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार किसानों को डिजिटल फार्मिंग के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करे। इसीलिए RSAC यानी कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से किसानों को तकनीक से जोड़ा भी जा रहा है और उन्हें जागरूक किया जा रहा है ताकि जो उनकी आय है वो बेहतर हो सके। पेश है खास रिपोर्ट। समय बदलाव का है, बदलाव खेती करने के तरीके में, बदलाव किसानों को तकनीक से जोड़ने की, बदलाव गांव को आधुनिक बनाने की। योगी सरकार डिजिटल फार्मिंग और सुविधाओं को लेकर काम कर रही है, इसीलिए
रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से किसानों को तकनीक से जोड़ने और उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आदर्श ग्राम परियोजना के तहत गांव की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। मैपिंग के माध्यम से गांव में इस बात का पता लगाया जा रहा है कि सिंचाई की क्या व्यवस्था है, साथ ही वहां की मिट्टी के लिए कौन सी फसल अधिक उत्पादन देने वाली होगी, ताकि किसानों को वही फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं हैं, उनकी हम लोग मैपिंग करके और मॉनिटरिंग और उसका प्रबंधन का कार्य करते हैं। और साथ ही हम लोग वहीं पे जल का और जो सॉइल मृदा है वहाँ का, उसका हम लोग सैंपल लेते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं कि वो पानी वहाँ का कैसा है, क्या कमियां हैं उसमें पानी में, और जो सॉइल है वहाँ की, जो खेत की ज़मीन है वहाँ की, उसमें किसान किस चीज़ की फसल बोए, इसके लिए या उसमें उसके उर्वरक की कौन सी कमी है जिसको किसान डाले और उससे उसकी उपज अधिक ले सके। तो गोष्ठी के माध्यम से हम उनको किसानों को आधुनिक एवं तकनीकी कृषि को बढ़ावा देने की शिक्षा देते हैं, जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हम करते हैं, और साथ ही खराब जमीन है जो उसमें मेडिकल एवं एरोमेटिक प्लांट्स को उगाने के लिए उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए जरूरी है कि वो सिर्फ खेती तक ही न सिमटे रहे, खेती के साथ साथ वो लघु उद्योग भी करें। उत्तर प्रदेश सरकार इसीलिए किसानों को पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चला रही है, जिसमें जो भी किसान गाय पालेगा उसे प्रति गाय 900 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों को मधुमक्खी पालन और खेत के किनारे पेड़ लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि टिम्बर फार्मिंग के माध्यम से भी किसान अपनी आय दोगुनी कर सके। सुरक्षित भंडारण आज भी देश के सामने चुनौती है। भंडारण की कमी और अच्छी सड़कों का अभाव और ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से आज भी बड़ी मात्रा में फल और सब्जी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए योगी सरकार ने संवेदन और शीतगृह नाम के 2 एप्लीकेशंस भी बनाए हैं, जो किसानों को बताएंगे कि उनके आसपास कौन सा कोल्ड स्टोरेज है, उसकी दूरी कितनी है, ताकि किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके। हम लोगों ने एक संवेदन पोर्टल बनाया था, जिससे किसान अपने यहाँ बैठ के देख सकता है कि उसके नज़दीक कहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है। साथ ही हम लोग शीतगृह के नाम से भी एक ऐप तैयार किया था, जो प्ले स्टोर में उपलब्ध है। किसान उसको डाउनलोड करके और अपना जो उपज है, आलू हो, प्याज हो या अन्य कोई चीज़ जो कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहता है, तो उसको वो उस शीतगृह की कैपेसिटी कितनी है, उसका रूट क्या है, रूट मैप क्या है, तो वो देख के उस रूट से वहाँ तक नज़दीक के शीतगृह जाकर और अपनी उपज जो है, जो कोल्ड स्टोर में रखना चाहता है, उसको रख सकता है, जिससे उसकी फसल बर्बाद होने से बचती है और समय आने पे उसको वो निकाल के उस फसल को बाजार में बेच के उससे अपनी आमदनी कर सकता है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर तकनीक को किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तकनीक तरक्की का रास्ता है, बस जरूरत है कि किसानों को प्रशिक्षण मिलता रहे और किसान भी जागरूक हो, ताकि उनकी आय सच मायने में 2022 तक दोगुनी हो सके। संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।